नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बार-बार पूछे जाने वाले 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे होंगे, आपको इस तरह के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि दोस्तों, ये प्रश्न जो है हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और सारे प्रश्नों को अच्छे से एनालिसिस करें। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि अमृतसर। देखिए, हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण मंदिर को कहा जाता है जो कि अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए, श्री हरमिंदर साहिब जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, यह जो है सिख धर्मावलंबियों का पवित्र धार्मिक या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है। यह पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है ना। और इसका निर्माण जो है सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने कराया था। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था, उन देशों में से एक देश चीन था, तो दूसरा देश कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटेन है ना। ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अफीम युद्ध जो हुआ था उसमें से एक देश चीन था और दूसरा देश ब्रिटेन था। देखिए, इसमें देख लेते हैं। देखिए, अफीम युद्ध जो है ब्रिटेन और चीन के मध्य 1839 से 1842 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध जो है चीन के छिंग राजवंश और ब्रिटेन के बीच अफीम के व्यापार से संबंधित विवादों के कारण लड़ा गया था, है ना। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र जो है वो कितना है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि 65 साल है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वो कितनी है? तो 65 साल है ना। इसमें देखते हैं। देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जो है 65 साल और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो 62 साल तक होता है। उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान जो है अनुच्छेद 124 में किया गया है और उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 जो होता है अन्य न्यायाधीश होते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि अनिश्चित है ना। भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? तो वो अनिश्चित होता है। इसमें देखते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन, कार्य तथा अधिकारों का उल्लेख है। और इसकी नियुक्ति जो है मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, जिसका कार्यकाल जो होता है वो अनिश्चित होता है। देखिए, महान्यायवादी भारत का जो होता है क्या होता है? प्रथम विधिक अधिकारी होता है ना। इसे भी याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि पॉजिट्रॉन है ना। पॉजिट्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? तो पॉजिट्रॉन कहा जाता है ना। इसमें देखते हैं। देखिए, पॉजिट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाए जाने वाला एक मौलिक कण है जिसकी खोज जो है सन 1932 ईस्वी में कार्ल डी एंडरसन ने की थी, है ना। और यह एक धन आवेशित मूल कण है। क्या है? धन आवेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान व आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी कहा जाता है ना। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋग्वेद है ना। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। इसमें देखते हैं। देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल होता है, 1028 सूक्त होता है और 10,462 जो है ऋचाएँ होती हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है ना। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र में निम्न में से किसमें पित्त रस का स्राव होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यकृत है ना। यकृत इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव पाचन तंत्र में यकृत से
पित्त रस का स्राव होता है ना, इसे याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें देखते हैं, देखिए, यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसकी प्रकृति जो है कैसी होती है, क्षारीय होती है। इसमें जल, पित्त, लवण, कोलेस्ट्रॉल, वर्णक कोशिकाएं पाई जाती है। इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.7 होता है। अगला प्रश्न है, लार ग्रंथि से किस प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एमाइलेज, है ना, एमाइलेज इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लार ग्रंथि से एमाइलेज प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए, लार का स्राव जो है मुख की लार ग्रंथियों से होता है ना, कहाँ से होता है, तो मुख की लार ग्रंथियों से होता है और लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है और इस प्रकार के भोजन का पाचन जो है मुख से शुरू हो जाता है। दोस्तों, यह प्रश्न बनता है कि भोजन का पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुख से बनता है ना, मुख से प्रारंभ होता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजेंद्र चोल तृतीय, है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि राजेंद्र चोल तृतीय, यानी कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, तो राजेंद्र चोल तृतीय थे। इसमें देखते हैं, देखिए, चोल वंश का अंतिम शासक जो थे अधिराजन या राजेंद्र चोल तृतीय थे और चोल वंश की स्थापना जो है विजयालय ने 850 ईस्वी में की थी, जिसकी राजधानी कहाँ थी, तो तंजौर थी। यह राज्य जो है पेन्नार एवं कावेरी नदियों के बीच पूर्वी तट पर अवस्थित है ना, इसे याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा राम मोहन राय ने किया था, है ना, उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में किसने अनुवाद किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, कब की थी, तो 1828 ईस्वी में की थी और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था, जिसके कारण क्या है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास जो लिखा गया था वो था आनंद मठ, जो कि किसने लिखा था? सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि आनंद मठ जो उपन्यास लिखा गया था कब, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, तो किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। आगे देखते हैं, देखिए, भारत के प्रथम स्वतंत्रता क्रांति की शुरुआत जो है 1857 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई है और आनंद मठ पुस्तक का संबंध जो है राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का कथानक जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है ना, इसे याद रखिएगा। और सन्यासी विद्रोह जो है कब हुआ था, 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था। अगला प्रश्न है, बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर, है ना, अकबर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बीरबल जो थे अकबर मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे। आगे देखते हैं, इसमें हम देखिए, बीरबल जो थे वह अकबर के नवरत्नों में से प्रमुख थे, है ना, यह मुगल दरबार का प्रमुख वजीर यानी कि वजीर ए आजम थे। इनका जन्म जो है एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था तथा इनका बचपन का नाम क्या था, तो महेश दास था। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दिन ए इलाही धर्म को अपनाया था, है ना। आगे देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या है, मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर, है ना, अकबर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मुगल सम्राट जहांगीर जो थे वो किसके पुत्र थे, तो अकबर के पुत्र थे। इसमें देखते हैं, देखिए, मुगल साम्राज्य तुर्कों की चगताई नामक शाखा से जुड़ी हुई है। मुगल साम्राज्य जो है यह तुर्कों की चगताई नामक शाखा से जुड़ी हुई है, जिसकी स्थापना जो है 1526 ईस्वी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की थी, है ना। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी थी? सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर, है ना, अकबर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि फतेहपुर सिकरी या विजय का शहर जो कि 12 साल तक और अकबर की राजधानी थी, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं,
देखिए, अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद अपनी दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी, है ना? और फतेहपुर सीकरी का अर्थ क्या होता है? तो विजय का शहर या जीता हुआ शहर है। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ना? और 1571 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा, परंतु पानी की कमी के कारण पुनः राजधानी को आगरा में स्थानांतरित करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1849 है ना। 1849 में चिलियावाला युद्ध लड़ा गया था। इसमें देख लेते हैं, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 1848 से 1849 के दौरान जनवरी 1849 में ब्रिटिश सेना नायक लॉर्ड गॉफ तथा सरदार शेर सिंह के मध्य चिलियावाला युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, जैसलमेर का किला कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान। राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जैसलमेर का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, राजस्थान जो है भव्य किलों, महलों और सुंदर झीलों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। जैसलमेर जो है इस किले को गोल्डन किला भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा, जिसका निर्माण जो है राजपूत योद्धा रावल जैसल द्वारा 1156 ईस्वी में करवाया गया था। अगला प्रश्न है, सदिश यानी कि वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेग। वेग इसका सही आंसर हो जाएगा। वे यानी कि वेग जो है या वेक्टर राशि यानी कि सदिश राशि है। इसमें कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए, ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? तो सदिश राशि कहते हैं। जैसे हो गया वेग, विस्थापन और त्वरण। क्या क्या है? वेग, विस्थापन और त्वरण, ये सब क्या है? सदिश राशि है। जबकि द्रव्यमान, ताप, लंबाई, चाल, ये क्या है? तो अदिश राशि है ना। इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि वाष्पीकरण है ना। वाष्पीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रेफ्रिजरेटर जो है यह वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें देखते हैं, रेफ्रिजरेटर जो है एक घरेलू उपकरण है जो कि खाद्य पदार्थों आदि को ठंडा बनाए रखकर उनको जल्दी खराब होने से बचाता है। इसमें तांबा की एक वाष्पत कुंडली में फ्रियोन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस होती है? तो फ्रियोन गैस होती है, इसे याद रखिएगा, जो कि वाष्पीकृत होकर ठंड उत्पन्न करती है ना। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है ना? कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं, देखिए, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। दोस्तों मेरे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। चलिए फिर मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में।